वाले उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन कब हुआ था आपसे पूछा जाएगा। तो 1963 में यूपी में होमगार्ड विभाग का गठन किया गया था। यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है, किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो मैं कहूंगा यूपी होमगार्ड जो है ना, ये गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? आप होमगार्ड में लगने वाले आपको काम पता होना चाहिए क्या होता है। क्या राज्य पुलिस को सहायता देती है होमगार्ड? सेना का हिस्सा नहीं बनती, बैंकिंग सुरक्षा भी नहीं, साथ ही रेलवे संचालन भी नहीं। हाँ, जो राज्य पुलिस होती है जैसे कि यूपी पुलिस है, इसको सहायता देने का काम करती है होमगार्ड की पुलिस। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड का नियंत्रक यानी कि कमांडेंट जनरल कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन होते हैं साथियों? एडीजी के अधिकारी होते हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, होमगार्ड सेवा किस प्रकार की होती है? क्या ये स्थायी सेवा होती है? स्थायी सेवा नहीं होती है साथियों, ये अंशकालिक सेवा होती है, यानी कि ये पार्ट टाइम जॉब होती है ना। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो मैं कहूंगा 1963 में ही गृह रक्षक अधिनियम लागू किया गया था। यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, मेरठ में दिया जाता है, लखनऊ में, कानपुर में, या सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में। मैं कहूंगा सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में साथियों यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद देखिए होमगार्ड की नियुक्ति कौन करते हैं? क्या डीएम करते हैं, एसपी करते हैं, कमांडेंट होमगार्ड करते हैं, या पीसी करते हैं? मैं कहूंगा एसपी साहब ही होमगार्ड की नियुक्ति करते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों, तो एसपी साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही होमगार्ड यानी कि आपकी नियुक्ति करेंगे। यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? क्या ये एक पैरामिलिट्री बल है, सैन्य बल है, सहायक स्वयंसेवी बल है? बिल्कुल सही जवाब सहायक स्वयंसेवी बल है साथियों। यूपी होमगार्ड का जो बल है ये सहायक स्वयंसेवी बल है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। नारा यानी कि मोटो क्या होता है? तो मैं कहूंगा साथियों सेवा और सुरक्षा। क्या सेवा और सुरक्षा, यही यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा है। यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करते हैं? एसपी करते हैं, डीएम करते हैं, थाना प्रभारी करते हैं? मैं कहूंगा ये सभी कर सकते हैं यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी को तय। उसके बाद देखिए होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होता है? यानी कि खाकी वर्दी होती है साथियों, होमगार्ड के पास भी खाकी वर्दी होती है जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में होती है। होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं, क्यों बुलाए जाते हैं? जब भीड़ पर नियंत्रण करना होता है तब बुलाए जाते हैं, बिल्कुल। यातायात प्रबंधन में भी होमगार्ड बुलाए जाते हैं और प्राकृतिक आपदा में भी बुलाए जाते हैं, यानी कि इन सभी कार्यों में होमगार्ड को बुलाया जा सकता है। आंसर आपका डी हो जाता है। यूपी होमगार्ड की सेंट्रल एक्ट के आधार पर चलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों होमगार्ड एक्ट 1963 यहां पर लिखा होना चाहिए। होमगार्ड एक्ट 1962 नहीं 1963, यानी कि होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत ही यूपी होमगार्ड जो है ना, ये इस सेंट्रल एक्ट के आधार पर ही चलते हैं। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करते हैं? तो मैंने आपको बताया साथियों पुलिस की सहायता करते हैं, तो जिला पुलिस आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री होते हैं, गृह सचिव होते हैं, कमांडेंट जनरल होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं? मैं कहूंगा कमांडेंट जनरल ही यूपी होमगार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है? किस स्तर पर किया जाता है? राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या तहसील स्तर पर? तो आपको ध्यान रखना है जिला स्तर पर किया जाता है साथियों होमगार्ड का चयन। अगला देखिए यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? मासिक वेतन इनको दिया जाता है? नहीं, महीने का वेतन नहीं दिया जाता है। दैनिक वेतन, दैनिक भत्ता दिया जाता है साथियों, ये वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं कहूंगा दैनिक रूप से इनको सैलरी दी जाती है, यानी कि दैनिक इनको भत्ता दिया जाता है। आंसर आपका अगर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड की भर्ती में मुख्य आधार क्या होता है? तो मुख्य आधार आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आपकी क्या पहले लिखित परीक्षा है या पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा या इंटरव्यू? मैं कहूंगा लिखित परीक्षा के आधार पर ही सब कुछ है, तो कुछ इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आते हैं? तो होमगार्ड की अगर बात करते हैं रेगुलर पुलिस फोर्स, ऑक्सिलरी फोर्स, आर्म्ड फोर्स या टेरिटोरियल आर्मी, मैं कहूंगा ऑक्सिलरी फोर्स के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासनकाल में पारित हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में? कहूंगा लाल बहादुर तो नहीं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में यूपी होमगार्ड एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद देखिए होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया साथियों कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं, बिल्कुल आपदा राहत में भी और यातायात प्रबंधन में भी, यानी कि सवाल का जवाब अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी का चुना है तो बिल्कुल सही चयन किया है। अगला देखिए यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? जो बटालियन होती है ना साथियों, कई सारे होमगार्ड्स को मिलाकर एक बटालियन बनती है, तो उस पूरी बटालियन को नेतृत्व कौन करता है? प्लाटून कमांडर करता है, मैं कहूंगा साथियों कंपनी कमांडर करता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट करता है, या बटालियन कमांडेंट करता है? तो बटालियन कमांडेंट ही साथियों होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो प्लाटून कहा जाता है साथियों। होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? प्लाटून कहा जाता है। उसके बाद देखिए होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, देखिए शोल्डर बैज होता है, बेल्ट भी होती है, कैप भी होता है, यानी कि ये सारी चीजें होती है होमगार्ड की ड्रेस में। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है? तो किस स्थिति में? दंगा नियंत्रण की स्थिति में,
बिल्कुल भीड़ प्रबंधन की स्थिति में, त्योहारों में सुरक्षा के तौर पर, बिल्कुल सातों आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं, तो मैं कहूंगा सातों इनके पास क्या नियमित पुलिस जैसी शक्ति होती है, मैं कहूंगा नहीं। सीमित शक्तियां इनके पास होती है, कोई शक्ति नहीं, ऐसा भी नहीं न्यायिक शक्तियां होती है, मैं कहूंगा इनके पास लिमिटेड पावर होती है, सीमित शक्तियां होती है। सही जवाब आपका बी हो जाता है। होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, क्या इनकी स्थायी रूप से होती है नियुक्ति, या अनुबंध आधारित होती है, या दैनिक होती है, या सरकारी सेवा अवधि होती है, मैं कहूंगा अनुबंध आधारित इनकी नियुक्ति होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। होमगार्ड का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कितने चरणों में होती है, क्या एक चरण में, दो चरण में, तीन चरण में, या चार चरण में, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, तीन चरणों में इनके प्रशिक्षण होता है। उसके बाद देखिए होमगार्ड के प्रशिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य है या मुख्य उद्देश्य है, ये साथियों क्या होता है, तो तकनीकी ज्ञान उसमें दिया जाता है, क्या ये मुख्य उद्देश्य हो सकता है। शारीरिक दक्षता और अनुशासन, बिल्कुल साथियों शारीरिक दक्षता और अनुशासन ही इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर आपका बी होगा। होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है, क्या दंडित भी किया जा सकता है, बिल्कुल साथियों दंडित भी किया जा सकता है होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है, क्या पीएससी के समान माना जाता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के समान माना जाता है, बीएसएफ या आर्मी, तो मैं कहूंगा स्पेशल पुलिस ऑफिसर के समान माना जाता है यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में कितने जवान होते हैं, तो प्लाटून में कितने जवान होते हैं, मैं कहूंगा 30 जवान होते हैं, तो 30 आपके सवाल का जवाब है। होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, तो जाहिर सी बात है साथियों ट्रेनिंग सेंटर पर ही होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। होमगार्ड भर्ती की जो उम्र सीमा है साथियों वो कितनी होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं 18 से 30 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए कुछ छूट आपको दी जाती है, ओबीसी एससी एसटी के लिए। यूपी होमगार्ड ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन करता है, यानी कि जो यूपी होमगार्ड होता है वो ड्यूटी के समय थाना प्रभारी के आदेश का पालन करता है, ड्यूटी ऑफिसर, डीएम, एसपी या उपरोक्त सभी। मैं कहूंगा साथियों इसमें से अगर बात करते हैं तो थाना प्रभारी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं, तो होमगार्ड एंटी रोमियो में, अपराध नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी, बिल्कुल साथियों इन तीनों में ही होमगार्ड इन तीनों अभियानों में ही होमगार्ड की ड्यूटी लगती है, इसलिए सही जवाब अगर आपका डी था तो बिल्कुल सही था। यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है, तो कौन होते हैं साथियों, प्लाटून कमांडर। जिला प्रमुख पूछा है साथियों तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ही यूपी होमगार्ड के जिला प्रमुख होंगे। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। साथियों ये सारे सवाल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक इन सारे सवालों को अगर आप देखते रहते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो ये तैयार हो जाएंगे साथियों ये सवाल आपको, और जब आपके एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, एक पॉजिटिव साथियों फील आएगा आपको। होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है, और ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये याद रहेंगे एग्जाम तक। पुलिस बल की कमी, होमगार्ड की तैनाती किस आधार, और कुछ घंटों बाद ही आपकी परीक्षा है तो यह तो वैसे ही आपको याद रहेंगे। होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है, पुलिस बल की जब कमी होती है वहां पर उस समय, बिल्कुल साथियों करते हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी करते हैं, प्रशासनिक आवश्यकता आने पर भी साथियों होमगार्ड की तैनाती की जाती है, यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। होमगार्ड का वॉलेंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या होता है, बिना पैसा, अस्थाई और सहायक, सरकारी कर्मचारी या सेना जैसा, तो मैं कहूंगा अस्थाई और सहायक, ये हो इसका अर्थ होता है वॉलेंटियर फोर्स का मतलब, है ना। ये आपको साथों यहाँ पर क्या रखना है, आपको साथों यहाँ पर याद रखना है। देखिए वॉलंटियर फोर्स को हिंदी में अगर बात करें तो स्वयंसेवी बल हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा बंदा साथियों जो खुद से ही समाज और राष्ट्र की सेवा करे और वो स्थायी रूप से साथियों जो है सरकारी कर्मचारी ना हो, तो मैं कहूंगा इस सवाल का सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता साथियों कितनी होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं 10वीं पास होती है। अगला देखिए यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है, तो कहाँ होता है साथियों, पुलिस लाइन में होता है, पुलिस लाइन आपका जवाब हो जाता है। अगला देखिए होमगार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं, तो त्योहारों में सुरक्षा के तौर पर बिल्कुल, वीआईपी ड्यूटी में भी लगाए जाते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में भी लगाए जाते हैं, यानी कि इन सभी कार्यों में होमगार्ड जवान तैनात किए जाते हैं। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है, तो किस रैंक के अधिकारी के पास होती है, मैं कहूंगा एडीजी के पास होती है, तो एडीजी ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या साथियों, देश की सीमाओं की रक्षा, देश की सीमाओं पर थोड़ी ना होते हैं साथियों होमगार्ड, पुलिस बल की कमी को पूरा करना, बिल्कुल विदेशों में सुरक्षा भी नहीं देते, बैंकिंग सुरक्षा भी ना के बराबर नहीं देते हैं साथियों। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलिस बल की कमी को दूर करते हैं। अगला देखिए
यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? तो पता साथियों 1992 से यूपी होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती भी होना शुरू हुई। होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर क्या कार्रवाई की जाती है? अगर आप ड्यूटी पर नहीं आ रहे तो आपको चेतावनी दी जाती है, ड्यूटी से निलंबित भी किया जा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी दी जा सकती है। तो मैं कहूंगा ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए होमगार्ड का बैच किस पर दर्शाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। शोल्डर बैच, कैप बैच, तो दोनों ही साथियों आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ए और बी आपका ये दोनों सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यूपी होमगार्ड में क्या साथियों, यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? तो प्लाटून कमांडर कौन होता है साथियों? प्लाटून का प्रमुख जो होता है वही प्लाटून कमांडर होता है। अगला देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है साथियों? आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मैं कहूंगा मुंबई में ही आरबीआई का मुख्यालय है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बहुत तेजी के साथ इन सवालों को भी आप लोग देख लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? तो प्रधानमंत्री अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में मुझे बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? राज्यपाल ही करते हैं। अगला देखिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं? लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आप मुझसे पहले अपना आंसर बताने की कोशिश करिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या था, एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है संसद के सदनों को बुलाने की। उसके बाद देखिए सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? मैं कहूंगा न्याय से, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन नहीं साथियों, शिक्षा से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे साथियों? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, ये गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये डिजाइन साथियों पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। उसके बाद देखिए वेदों की ओर लौटो, ये नारा साथियों किसका है, यानी कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो नाम का। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो संविधान सभा, आपको बता देना है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया। अगला देखिए भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो मैं कहूंगा इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो इंग्लैंड से प्रभावित है संसदीय प्रणाली। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय की अगर बात करते हैं तो इनको ही साथियों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला देखिए पुस्तक है गुलामगिरी जिसका नाम है, तो इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके लेखक कौन है? मैं कहूंगा ज्योतिबा फुले ही गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? तो ये साथियों कहाँ स्थापित है? ये गुजरात के सूरत में है भारतीय हीरा संसाधन। उसके बाद देखिए साथियों प्रथम भारतीय हीरा संस्थान होगा साथियों। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम मुझे बता दीजिए। तो कौन थे साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी? मैं कहूंगा भील विद्रोह जो हुआ था यह महाराष्ट्र में ही हुआ था। हम्पी का गोला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? मैं कहूंगा ये कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने? नहीं साथियों मुबारक शाह खिलजी ने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था। उसके बाद देखिए गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो किसको? रॉलेट एक्ट को कहा, मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा, हंटर आयोग कहा, कम्युनल अवार्ड को कहा? मैं कहूंगा रॉलेट एक्ट को साथियों काला कानून कहा गांधी जी के द्वारा। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे साथियों? अमीर खुसरो थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो क्या मोहनजोदड़ो साथियों पंजाब में, सिंध में, गुजरात, उत्तर प्रदेश में? तो ये सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, किसको कहा जाता है साथियों? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर आपका ए होगा। गायत्री मंत्र की रचना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र के द्वारा ही साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।